हेलो स्टूडेंट्स, मंत्र मंत्रा की ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हम सभी ने जाना था सेल के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने सेल का पार्ट 1 लिया था। अब हम आज बात कर रहे हैं सेल के पार्ट 2 की, ठीक है। सेल पार्ट 2 में उसके आगे की बात करेंगे, ये उसके आगे का वीडियो है। तो जिन बच्चों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज जाके पुराना मंत्र मंत्रा की साइट पे जाएं और वहां पर पुराना वीडियो देख लीजिए, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि हमने आज जहां से स्टार्ट किया है ये क्या चीज चल रही है, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो का सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए हैं, जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करें, मतलब मंत्र मंत्रा का चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि उनको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कि सेल क्या है, किसने उसकी खोज की, किसने उसकी थ्योरी दी, और जो हमारा उद्विकास है या रिवॉल्यूशन है उसके आधार पर हमने सेल को 2 भागों में बांटा था, जिसमें मैंने आपको प्रोकैरियोटिक के बारे में कुछ चीजें बताई थी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो क्या होती है, और उसके बारे में हमने थोड़ी बहुत चीज जानी थी। आज मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के कुछ पॉइंट बताने वाला हूं, मतलब कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है वो आज हम जानेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। देन उसके बाद हम एक यूकैरियोटिक सेल के बारे में और जान लेंगे, एक यूकैरियोटिक सेल बनाएंगे। देन उसके जो सेल ऑर्गन है, कोशिका के जो अंग है, उन अंगों के बारे में देखेंगे, ठीक है। अभी एक बेसिक डिफरेंस देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच, ठीक है। तो पहला डिफरेंस बेटा, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको कहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल ये कैसी है, प्रारंभिक कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो ये हमने यहां पे लिखा, यहां प्रारंभिक या प्रिमिटिव कोशिका है। पर जो यूकैरियोटिक सेल है ये प्रिमिटिव कोशिका है क्या? नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, ये प्रारंभिक कोशिकाएं नहीं है, ठीक। ये क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल उन कोशिकाओं को कहते हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, जिनका विकास बहुत पहले हो चुका था, ठीक है, लेकिन बाद में ये कोशिकाएं आते आते जो उनमें विकसित हुई है। तो उस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहां पर कि जो यूकैरियोटिक होती है ये प्रारंभिक कोशिकाएं नहीं है। लेकिन और भी देखें, इनमें जो केंद्रक पाया जाता है, इसमें जो केंद्रक पाया जाता है ये केंद्रक कैसा है बेटा? अविकसित है। अविकसित क्यों? क्योंकि मैंने कहा था पिछली उसमें कि जो हमारी जो कोशिका होती है, कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। उन कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है, उन केंद्रक में केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो इसलिए यहां पर केंद्रक कैसा है बेटा? अविकसित है। लेकिन यदि हम इसकी बात करें तो यहां पर केंद्रक जो होगा वो कैसा होगा? विकसित होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है। तो यहां पर केंद्रक कैसा है? विकसित है, ठीक। उसी के बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर कि यहां पे क्या कहा है। देखिए, यहां पर मैंने यहां कहा है इसमें केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका अनुपस्थित होती है, अभी मैंने बताया था। अब केंद्रिका क्या है? देखिए, केंद्रक झिल्ली है जो, ठीक है, केंद्रक झिल्ली के अंदर एक यहां पे गोलाकार एक संरचना होती है, उस गोलाकार संरचना को हम कहते हैं केंद्रिका, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। मैंने कहा केंद्रक के अंदर एक गोलाकार संरचना होती है जिसे हम कहते हैं केंद्रिका या कहते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियोलस, ठीक है। जो ये न्यूक्लियोलस होती है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में ही पाई जाती है। ठीक, तो ये जो केंद्रिका है वह केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दोनों यूकैरियोटिक में पाई जाती है, ये दोनों प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है, यानी अनुपस्थित होती है। जो बेटा केंद्रिका होता है, केंद्रिका न्यूक्लियोलस, इस केंद्रिका का काम होता है कि ये क्या करती है, यह आरएनए का निर्माण में सहायता प्रदान करती है, ठीक है, प्रोटीन के संश्लेषण में भी सहायता प्रदान करती है,
ठीक। और जो केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली का यहाँ पे बेटा काम क्या होता है कि यह केंद्रक द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म को कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म में जाने से रोकता है, या इसके अंदर की जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को यहाँ पे जाने नहीं देता है, लाइक क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र या आरएनए डीएनए वाले चीजें। बाकी जो दूसरी चीजें होती है जैसे कुछ प्रोटीन, कुछ एंजाइम या कुछ कार्बोहाइड्रेट, तो ये चीजें जरूर इसके आर पार जा सकती है। ठीक है, तो एक बेसिक डिफरेंस बताया मैंने इनके बारे में। फिर मैंने यहां पर कहा कि जो इनमें श्वसन प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, बिल्कुल सही, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा बेटा। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर यह चीज पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इन प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक झिल्ली तो होती ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती ही नहीं है, उसमें क्या पाई जाती है? उसमें पाई जाती है केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और इसी कोशिका झिल्ली को हम क्या भी बोल सकते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। क्या भी बोल सकते हैं? प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसी को क्या भी बोलते हैं? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो चूंकि इन जीवों में श्वसन के लिए एक ऑर्गन यानी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें श्वसन किनके द्वारा होता है? कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में यहां पर एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं या यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनमें श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होती है। ठीक है, तो यहां पर इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। फिर इसी के बाद हम बात करें कि इसमें 70S राइबोसोम होते हैं और उसमें जो राइबोसोम होते हैं वो होते हैं 80S राइबोसोम। इसमें 70S राइबोसोम होते हैं और इसमें 80S राइबोसोम होते हैं। 70S राइबोसोम में कुछ बेसिक यदि हम बात करें तो 70S और 80S राइबोसोम की यदि हम बात करें तो 70S, चूंकि जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम किनके बने होते हैं बेटा? आरएनए और प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं, यानी इनसे मिलकर बनते हैं। तो यहां पे भी मैंने लिख दिया आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक, इनके मिलकर बने होते हैं। और जो 70S राइबोसोम होते हैं इसमें आरएनए की मात्रा ज्यादा होती है लगभग 60% और प्रोटीन की मात्रा कम होती है लगभग 40%। लेकिन जो 80S राइबोसोम होते हैं इसमें आरएनए 40% होता है और प्रोटीन होता है 60%। ठीक, तो ये हमने देखा इसका रासायनिक रूप से कि इसके अंदर क्या क्या चीजें किस तरीके से प्रेजेंट होती है। ठीक, भौतिक रूप से यदि हम जाने तो जो 70S और 80S है इसको हम आश्वासन या सेडिमेंटल कोफिशिएंट के द्वारा उसके घनत्व यानी डेंसिटी व उसके आकार साइज के बेसिस पर भी क्या कर सकते हैं? अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो वो चीजें जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी एक नॉर्मल सी जानकारी में हमने देखा कि 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं और 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। बिल्कुल बेसिक चीजें हमने देखी। उसी के बाद यदि हम बात करें कि जो इसमें कोशिका भित्ति पतली होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो पतली होती है। ठीक है, और इसमें कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में जान चुके थे। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में जाना था, देख लीजिएगा वहां से। ठीक, उसके बाद बात करें इसमें रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं। रिक्तिकाएं मतलब बेटा वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं मतलब वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स रिक्तिकाएं देखिए जरा क्या है। इसमें रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती है, इसमें रिक्तिकाएं उपस्थित होती है।
रिक्तिकाएं क्या है बेटा? तो देखिए जो हमारी कोशिका है, कोशिका में ऐसे छोटी गोलाकार ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कोशिका में छोटी गोलाकार, ठीक है, स्फेरिकल शेप में कुछ ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम कहते हैं रिक्तिकाएं। इन रिक्तिकाओं का काम क्या होता है बेटा? क्योंकि ये रिक्तिकाएं किसमें पाई जाएगी? यूकेरियोटिक में। तो इन रिक्तिकाओं का काम यह होता है कि यह जल का संतुलन भी बनाए, जल मतलब कोशिका में वाटर का बैलेंस या जल का संतुलन बनाए रखती है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, जो कोशिका में हानिकारक पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को ये स्टोर भी करती है, और कुछ मात्रा में पानी के साथ उन्हीं पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का काम भी करती है। मैंने दो चीजें कही कि रिक्तिकाएं एक तो कोशिका में जल का संतुलन बनाए रखती हैं, दूसरा कि यह क्या करती है, जो भी कोशिका में वेस्ट मटेरियल अपशिष्ट पदार्थ है उस पदार्थ को ये इकट्ठा कर लेती है, स्टोर कर लेती है, उसके बाद फिर क्या करती है, उसको जल की थोड़ी सी मात्रा के साथ कोशिका से क्या करती है, बाहर निकालते जाती है। तो ये काम किनका होता है? रिक्तिकाओं का होता है। तो ये रिक्तिकाएं सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाती है? यूकेरियोटिक में पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करें कि जो इसमें लैंगिक जनन होता है, जो इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, नहीं लिखा है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होना चाहिए जरूरी? एक मेल और एक फीमेल ऑर्गन। ठीक है, तो मेल और फीमेल जो होंगे उनके कारण उसमें क्या होगा? लैंगिक जनन होगा। लेकिन चूंकि यहां पर तो कोशिका ऐसी कोशिकाएं हैं तो जिनमें किसी प्रकार का कोई लैंगिक जनन नहीं होता है, रिप्रोडक्शन है, तो फिर इसमें एक कोशिका से दूसरी कोशिकाएं कैसे बनती होंगी? तो उसके लिए बेटा अलग अलग प्रोसेस है। जैसे कुछ प्रोसेस होती है, जैसे मुकुलन यानी बडिंग, बडिंग प्रोसेस, ये एक अलग प्रोसेस है, उसके द्वारा इनमें जनन होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो बडिंग प्रोसेस है, मुकुलन, उसके द्वारा द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन, बहुखंडन, तो मल्टी फ्यूजन, तो इस तरीके से इनमें क्या होता है? जनन होता है। और जब इनमें जनन होता है तो यहां पर कौन सा विभाजन पाया जाता है? एग्जाम में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनके अंदर विभाजन कौन सा होता है? तो इनके अंदर विभाजन होता है असूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? असूत्री विभाजन, अमाइटोसिस, अमाइटोसिस। इनमें कौन सा विभाजन होता है? असूत्री विभाजन होता है, अमाइटोसिस होता है। और इनमें कौन सा विभाजन होता है? तो इनमें होता है समसूत्री, माइटोसिस और अर्धसूत्री, मेयोसिस विभाजन। इसमें असूत्री, अमाइटोसिस, और इसमें समसूत्री, माइटोसिस व अर्धसूत्री, मेयोसिस, ये दो प्रकार के विभाजन इसमें होते हैं। ठीक है, उसी के बाद बात करें, इसमें कोशिका भित्ति बनी होती है किस चीज की? ठीक है, तो इसमें जो कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक में जो कोशिका भित्ति होती है, यह बनी होती है प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। यहां पे ये बनी होती है प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन की बनी होती है, या फास्फोलिपिड की भी बोल सकते हो, प्रोटीन की या फास्फोलिपिड की भी बोल सकते हो। तो इसकी बनी होती है। यहां पर ये किसकी बनी होती है? तो यहां पर ये बनी होती है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, यहां पर ये सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। ठीक, तो यहां पर हमने कुछ बेसिक चीजें जानी, एक बार फिर से देख लीजिए फटाफट। प्रोकैरियोटिक सेल जो कि प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, ये इनका केंद्रक अविकसित होता है क्योंकि इनके अंदर केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका क्या होती है? अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। इसमें जो श्वसन होता है यह कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ही होता है। उसी के साथ में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और इसमें कोशिका इतनी पतली होती है, इसमें रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं, इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है। और इसमें जब लैंगिक जनन नहीं होता मतलब अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन किस रूप में होता है? असूत्री विभाजन के रूप में होता है, जिसमें मुकुलन या द्विखंडन, बहुखंडन, इस तरीके की प्रोसेस होती है।
ठीक है। और यहां पर इसकी जो कोशिका भित्ति है वो प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। और उसी तरीके से हमने यहां पर भी ये देखे, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और इसमें जो विभाजन होता है वो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। आया समझ में? यहां पर ये मैंने कुछ बेसिक जानकारी दी है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें हमें समझ में। अब हमें जानना है यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानते हैं तो उसके लिए हमें बनाना होगा उसका डायग्राम, तब हमें समझ में आएगा कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, ठीक है। देखते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। देखिए बेटा, आपके सामने मैंने यूकैरियोटिक सेल में दो चीजों में बांटा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं को। एक मैंने कहा है एनिमल सेल, जंतु कोशिका, दूसरी मैंने कहा है प्लांट सेल, पादप कोशिका, ठीक है। अब प्लांट सेल्स का मैंने कुछ यहाँ एक रफ डायग्राम बनाया है और एनिमल सेल का मैंने यहाँ पे कुछ रफ डायग्राम बनाया है। अब जरा देखिए जरा इन दोनों को, ये क्यों बनाया है, ताकि आपको बेसिक डिफरेंस पता चले, ठीक है। जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें दोनों आती है, एनिमल सेल भी आती है, प्लांट सेल्स भी आती है, ठीक है। अब जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल्स की यदि मैं बात करूं तो यहां पर आपको ये दो तरीके की इस तरह की लाइनें दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो प्लांट सेल्स होती हैं इनमें ये तो पहली बात तो ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ये जो कोशिका ये बहुत बड़ी कोशिकाएं हैं। और ये कैसी होती है, छोटी होती है, अंडाकार रूप में होती है, छोटी छोटी होती है, जंतु कोशिका। प्लांट सेल्स में जो बाहर की ओर पाई जाती है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, और अंदर की ओर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। लेकिन बेटा जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसमें केवल क्या ही पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। उसी के बाद हम यहां पे बात करें कि यहां पर मैंने कि स्टार जैसा कुछ बनाया है, तो ये क्या है, सेंट्रोसोम, तारक का है, ठीक। ये तारक का है। इस सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, तो इस तारक का या इस सेंट्रोसोम का काम यह होता है कि यह जंतु कोशिका में जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, उसमें मदद करता है। ये किसमें मदद करता है, एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में मदद करता है। प्लांट सेल्स में मैंने इसको नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि प्लांट सेल्स में जो सेल डिवीजन होता है वो सेल डिवीजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। और ये सेल प्लेट यहां पर कोशिका के बीच में सेलुलोज की प्लेटें आके जमा होती है, तो उसके द्वारा यहां पर कोशिका विभाजन होता है। लेकिन यहां एनिमल सेल में कोशिका विभाजन के लिए जरूरी है सेंट्रोसोम, ठीक है। अब जब हम इनके सारे ऑर्गन पढ़ेंगे तब हम आपको डिटेल में बता देंगे कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। उसी के बाद फिर मैंने यहां पे कहा कि यहां पे मैंने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जिसको मैंने कहा लाइसोसोम। अब जो ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम बेटा केवल एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं, लाइसोसोम प्लांट सेल्स में नहीं होते। लाइसोसोम में क्या होता क्या है, तो लाइसोसोम में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि भोज्य पदार्थों का अपघटन कर देते हैं। भोज्य पदार्थ जैसे जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन पदार्थों को अपघटित कर देते हैं, इनको तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो लाइसोसोम जो कि जहां पर इसके अंदर, इस बैग के अंदर एक तरल पाया जाता है जिसमें क्या होता है, एंजाइम होते हैं जो कि भोज्य पदार्थों को अपघटन करते हैं। साथ ही साथ जो कोशिका में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं, वेस्ट मटेरियल है, उनको भी नष्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। तो यहां पर ये लाइसोसोम का काम हो रहा है एनिमल सेल में इस रूप में। लेकिन हम बात करें कि प्लांट सेल्स में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो अब मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया, मैंने लिखा लवक यानी प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में ही होते हैं, ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। क्यों भैया? वो इसलिए क्योंकि जो प्लास्टिड है यह पेड़ पौधों का भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करके पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना। हम लोग क्या अपना भोजन बनाते हैं? नहीं। हम लोग अपना भोजन हमारे शरीर में बना पाते हैं क्या? नहीं। लेकिन पेड़ पौधे अपना भोजन अपने शरीर में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पाए जाते हैं हरित लवक यानी प्लास्टिड, ठीक है। तो वो प्लास्टिड जिसे हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, तो ये प्लास्टिड के द्वारा ये भोजन बनाते हैं। साथ ही साथ जो इनमें लवक होते हैं, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, तो ये क्रोमोप्लास्ट पेड़ पौधों को क्या प्रदान करते हैं? रंग प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा पेड़ पौधों रंग बिरंगे होते हैं, उनमें फल फूल ये भी कलर होता है,
ठीक है, लेकिन इंसानों में कोई कलर होता है? बिल्कुल नहीं। तो वो किस कारण से? वो सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिडिया लवक के कारण से ही इनमें क्या आता है, प्लांट्स में या प्लांट की कोशिकाओं में प्लास्टिक के कारण से उनमें क्या आता है, कलर आता है। ठीक है, तो ये हमने यहां पर कुछ बेसिक डिफरेंस जाना। ये डिफरेंस अभी इसलिए बताया ताकि आप एग्जाम में गलती ना करो। जो चीज जिसमें है वो उसी में पाई जा रही है, जो चीज जिसमें है वो उसी में पाई जा रही है। अब मैं जो चीजें बताऊंगा वो सारी की सारी चीजें इसमें भी पाई जाएंगी या इसमें भी पाई जाएंगी। मतलब अब जो मैं इनको छोड़ के जो भी मैं सेल ऑर्गन बताऊंगा या कोशिका अंग बताऊंगा वो सारे के सारे ऑर्गन इसमें भी पाए जाएंगे या इसमें भी पाए जाएंगे, दोनों में पाए जाएंगे। लेकिन ये जो कुछ मैंने बताया ये इसके हैं और वो उसी के। ठीक है, तो देखते हैं। अब मैं आपके सामने बनाने वाला हूं एक एनिमल सेल जिसको हम बताते हैं, और उसके अंदर जितने भी उसके सेल ऑर्गन होंगे उन सबके फंक्शंस या उनके कार्य थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे और आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको। ठीक है, तो देखते हैं वहां पे। यह है बेटा आपके सामने एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल मैंने यहाँ पे कुछ एक रफ डायग्राम बनाया आपके लिए एनिमल सेल का। देखते हैं इस एनिमल सेल के अंदर क्या है। ठीक है, तो ये एनिमल सेल, सबसे पहली बात तो ये है कि जो एनिमल सेल होती है ये होती है गोलाकार नहीं, अंडाकार। ये मैंने गोल नहीं बनाई है, अंडाकार। ठीक है, छोटी छोटी होती है, अंडाकार होती है। उसके बाद इसके अंदर कुछ सेल ऑर्गन कोशिका अंग पाए जाते हैं, वो है कोशिका झिल्ली। ये जो बाहर की जो है ये है कोशिका झिल्ली, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसी के बाद इसके अंदर पाया जाने वाला लिक्विड या द्रव जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। उसी के बाद यहां पर मैंने कुछ एक रचना बनाई है, जिसमें से इस रचना को मैंने कहा है खुरदुरी अंतःपदजलिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यह नीचे वाली को जो मैंने कहा इसको मैंने कहा चिकनी अंतःपदजलिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसी के बाद यहां पर मैंने कुछ रेक्टिका या वैक्यूल्स भी बनाए हैं। उसी के बाद यहां पर ये अलग स्ट्रक्चर बनाया है लाइसोसोम का, जो कि पूरी कोशिका में फैले हुए हैं। उसी के बाद मैंने छोटे छोटे पार्टिकल्स डॉट दिखाए हैं यहाँ पर, जिनको हम कह रहे हैं राइबोसोम। ठीक है, उसी प्रकार जो मैंने यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया कुछ तारे जैसा, सूर्य जैसा बनाया है, ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है हमारा सेंट्रोसोम या तारक का है। ठीक है, उसी के बाद यहां पर मैंने ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनाया इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है गोल्जी बॉडी। उसी प्रकार अब बात करें केंद्रक के अंदर की, न्यूक्लियस के अंदर की, तो यहां पर जो मैंने गोल जैसा स्ट्रक्चर बनाया इसको मैंने कहा है केंद्रिका न्यूक्लियस। उसी के बाद ये जो हमारी है यह है केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं केंद्रक। ठीक है, उसी के बाद इसके अंदर पाया जाने, यानी केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला द्रव क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर ये कुछ धागे नुमा, रेड कलर के आपको धागे नुमा संरचना दिख रही है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे नुमा संरचना है, ये संरचना हमारी कहलाती क्रोमोसोम गुणसूत्र। ठीक, और ये जो गुणसूत्र होते हैं ये डीएनए और हिस्टीन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये मैंने कुछ एक बेसिक जानकारी दी है समझाने के लिए। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो यहां पर एनिमल सेल के हर एक सेल ऑर्गन को हमें समझना है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखें इसको क्या है। तो आज कुछ सेल ऑर्गन देखते हैं, देन इसके नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ सेल ऑर्गन देखेंगे। इस तरीके से हमारा सेल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं आज कुछ सेल ऑर्गन कौन कौन से, उनके क्या क्या फंक्शन है। ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहता हूं बेटा, वो क्या है देखिए जरा। मैंने यहाँ पर कुछ नया चीज लिखी है, देखो जरा इसको। मैंने यहाँ पे लिखा है जीवद्रव्य, जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक, तो जीवद्रव्य से क्वेश्चन, जीवद्रव्य क्या है, इससे क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहले तो जो जीवद्रव्य है इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी डुडार्जिन। डुडार्जिन, इसका बारे में बताया, नाम पुरकिंजे। डुडार्जिन ने इसकी खोज की, पुरकिंजे ने इसके बारे में बताया, इसका नाम दिया। ठीक है, जीवद्रव्य है क्या? तो बेटा जीवद्रव्य दो चीजों से मिलकर बना होता है, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव। ठीक, साइटोप्लाज्म
प्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हमारे पास डेफिनेशन बन गई। डेफिनेशन ये बन गई कि कोशिका द्रव व केंद्रक द्रव का मिला जुला रूप ही क्या कहलाता है? जीवद्रव या प्रोटोप्लाज्म। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म है ये किससे मिलकर बना है? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से। अब जो ये जीवद्रव है इसके अंदर क्या क्या है? तो जीवद्रव के अंदर जो जीवद्रव हमारा पाया जाता है इसके अंदर पाया जाता है जल, ठीक, और कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक व अकार्बनिक इनऑर्गेनिक वाले सब्सटेंस मटेरियल पदार्थ, ठीक। तो एग्जाम वाला यहां पे क्वेश्चन उठाता है कि जीवद्रव्य में जल कितने प्रतिशत होता है? 80%। और कार्बनिक और अकार्बनिक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कितने मात्रा में होते हैं? तो ये होते हैं लगभग 20%, ठीक। तो ये हमने क्या इसके बारे में देखा? जीवद्रव्य के बारे में देखा, जहां पे जाना। अब कुछ और जानते हैं, अब इसके ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यहां पर कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली की यदि हम बात कर रहे हैं यहां पे, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली सबसे पहले तो यहां पे बात करें कि जो कोशिका झिल्ली होती है ये किसमें पाई जाती है? तो यह एनिमल सेल में भी पाई जाती है और प्लांट सेल्स में भी पाई जाती है। प्लांट सेल्स में भी पाई जाती है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो कोशिका झिल्ली है यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीवों में भी पाई जाती है। हमारे पास ये भी तो कह सकते हैं ना, मैंने देखा अभी प्रोकैरियोटिक जीव भी हमने पढ़े हैं पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। तो यहां पर हमने ये देखा। उसी के बाद कोशिका झिल्ली, इसका काम क्या होता है, ये क्या करती है? तो कोशिका झिल्ली का मेन फंक्शन ये होता है कि यह कोशिका को एक निश्चित आकार, एक पर्टिकुलर शेप व मजबूती प्रदान करती है। ये क्या करती है? एक निश्चित आकार, शेप व मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, मैंने ये भी जान लिया। देन और कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है, और क्या क्वेश्चन उससे उठ सकते हैं? तो जो कोशिका झिल्ली होती है यह होती है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल, जिसको हम कहते हैं अर्ध पारगम्य। हम अर्ध पारगम्य क्यों कह रहे हैं बेटा? अर्ध पारगम्य इसलिए कह रहे हैं कि ये कुछ सिलेक्टेड पदार्थों को ही कोशिका के अंदर या कोशिका से बाहर ले जाती है। और उन सिलेक्टेड पदार्थों में हो गया जैसे जल व कुछ प्रोटीन, ठीक। इन पदार्थों को ही क्या करती है? यह कोशिका के अंदर लाती है या कोशिका से बाहर। मतलब सिलेक्टेड पदार्थ के कारण ही हम इसे क्या कह रहे हैं? सेमी परमेबल कह रहे हैं, ठीक है। उसी के बाद हम बात करें कि और तो जो कोशिका झिल्ली होती है यह बनी किसकी होती है? तो बेटा यह बनी होती है फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हमने क्या कहा यहां पर कि यह फास्फोलिपिड जो कि एक प्रकार का फैट है, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब से मिलकर बनती है। कौन? हमारी कोशिका झिल्ली। तो ये हमने यहां पे ये भी देख लिया, ठीक है। उसी प्रकार अब जो हमारी कोशिका झिल्ली है जिसके बारे में हमने ये सब चीजें जानी, तो एग्जाम के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने देख लिया कोशिका झिल्ली के बारे में। इसी प्रकार हम और भी देख सकते हैं, कोशिका झिल्ली के अलावा हम और क्या देख सकते हैं? यहां पर हम ये भी देख सकते हैं कोशिका भित्ति। क्या देख सकते हैं? कोशिका भित्ति। यहां पे कोशिका भित्ति, सेल वॉल की बात करें यदि, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ठीक। सेल वॉल की बात करें तो कोशिका भित्ति ये एनिमल सेल में आपको कहीं दिख रही है? नहीं। तो ये किसमें पाई जाती है?
यह पाई जाती है प्लांट सेल में, ठीक, प्लांट सेल्स में, और प्रोकैरियोटिक जीवों में, और कहां पर, प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनमें पाई जाती है। फिर बात करें कोशिका भित्ति का काम क्या है, तो ये भी क्या करती है, यह हमारी जो प्लांट सेल्स है, इसकी बात कर रहे हैं, प्लांट सेल, उसको क्या करती है, एक आकार, यानी उसका एक पर्टिकुलर शेप, और उसको क्या प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है, आकार, और क्या प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। साथ ही साथ इसका एक काम और है कि ये क्या करती है, क्योंकि प्लांट सेल्स है, और प्लांट सेल्स का मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, उसमें देखिएगा, तो ये क्या करती है, कोशिका झिल्ली को सूखने से बचाती है। यह क्या कर रही है, कोशिका झिल्ली को सूखने से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन को सूखने से बचाती है। सेल मेम्ब्रेन को सूखने से बचाती है, ये भी हमने देख लिया, यहां पे सेल मेम्ब्रेन को सूखने से बचाती है। और इसका क्या काम है, और ये क्या कर रही है, तो और यहां पर ये बेटा क्या कर रही है, देखिए जरा ध्यान से देखना, यह परमिएबल होती है। यह कैसी होती है, परमिएबल, पारगम्य, पारगम्य का मतलब अपने अंदर के जो भी पदार्थ है उसको कोशिका से बाहर, और कोशिका के बाहर के पदार्थों को अपने अंदर ले सकती है, यानी कोशिका के अंदर ला सकती है। कोशिका के अंदर बाहर करने का काम किसका होता है, कोशिका भित्ति का होता है, यह भी हमने देखा यहां पर, ठीक। एग्जाम में यहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि जो कोशिका भित्ति होती है, इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका का बाह्य कंकाल, इसे क्या कहते हैं, कोशिका का बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन, इसे क्या भी कहते हैं, कोशिका का बाह्य कंकाल भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंगस या फंजाई, उसी के बाद शैवाल, एल्गी, जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंगस या फंजाई और शैवाल, एल्गी, इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो जो जीवाणु होते हैं उसकी बनी होती है पेप्टाइल ग्लाइकन, किसकी बनी होती है, पेप्टाइल ग्लाइकन, जो कि एक केराटिन है, जो कि क्या है, काइटिन है, ठीक है, जो कि क्या है, काइटिन है। पेप्टाइल ग्लाइकन जीवाणु की क्या है, एक काइटिन है, जो कि हमने क्या कहा कि किसकी बनी है, पेप्टाइल ग्लाइकिन की, ठीक है। कवक की जो होती है ग्लूकोसेमिन, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वो होती है ग्लूकोसेमिन। उसी प्रकार शैवाल की भी पूछे तो ग्लाइकोप्रोटीन, तो यहां पर ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसमें, कोशिका भित्ति में, कि कोशिका भित्ति कहां पाई जाती है और उसके क्या फंक्शन है, वो परमिएबल है, उसे किस नाम से बुलाते हैं, और उसमें कुछ जो जीव हैं जैसे जीवाणु, कवक, शैवाल, इनमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये सब आपके सामने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब यहां पर हम बात करें, कोशिका भित्ति की बात कर ली, अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपदव्य जलिका। ठीक, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करें कि इसकी खोज किसने की, एल्बर्ट क्लेउड व कीथ पार्टर। अंतःपदव्य जलिका की खोज किसने की, एल्बर्ट क्लेउड व कीथ पार्टर, इसने इसकी खोज की। दूसरा, अंतःपदव्य जलिका एक
नलिका युक्त ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, नलिका युक्त या ट्यूबलाइक संरचना है, ये नलिका युक्त है। ठीक है, अब ये अंतःपदजलिका कहां से कहां तक फैली होती है? तो यह कोशिका झिल्ली से केंद्रक झिल्ली तक फैली होती है, कोशिका झिल्ली से केंद्रक झिल्ली तक फैली होती है। और इसका जो बीच का भाग है, सीधी सी बात है, मैंने क्या कहा कि अंतःपदजलिका कोशिका झिल्ली से केंद्रक झिल्ली तक फैली हुई है, और इसका जो बीच का भाग है, वो बीच का भाग क्या कहलाता है? ल्यूमिन। क्या कहलाता है? ल्यूमिन। बीच का भाग क्या कहला रहा है? ल्यूमिन कहला रहा है। ठीक है, अंतःपदजलिका है, इसका काम क्या है? तो बेटा यह प्रोटीन का निर्माण करती है या निर्माण करने में मदद सहायक होती है। प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, वसा या लिपिड, इन सब का क्या करती है? निर्माण में सहायक होती है, निर्माण में सहायक होती है। ठीक, निर्माण में सहायक होती है। अब ये चीजें तो हमने देख लिया कि ये इस तरीके से ये काम करी। अच्छा, एक चीज और कि अंतःपदजलिका ये बनी किसकी होती है? तो यह लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। और क्या हम देख सकते हैं इसके अंदर कि अंतःपदजलिका, तो इसे कोशिका का अंतःकंकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कोशिका का अंतःकंकाल, एंडोस्केलेटन। कोशिका का अंतःकंकाल, एंडोस्केलेटन कहा हमने इसको। अब उसके बाद और क्या देखें? तो जो अंतःपदजलिका बेटा, यहां पे देखिए डायग्राम में, अंतःपदजलिका जो है ये दो मैंने लिखी है। एक जहां पर जिसपे डॉट डॉट दिख रहे हैं, इसको मैंने कहा खुरदुरी अंतःपदजलिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो यहां पे डॉट डॉट नहीं बना है, इसको मैंने कहा चिकनी अंतःपदजलिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब हम इन दोनों के बारे में भी जाने, क्योंकि ये टाइप किसके हैं? अंतःपदजलिका के हैं, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखते हैं इनके बारे में कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। ठीक, यहां पे हम सबसे पहले बात करते हैं खुरदुरी अंतःपदजलिका की। खुरदरी अंतःपदजलिका, ठीक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्या है इसमें? देखिए बेटा, इसमें जो आपको छोटे छोटे कण या पार्टिकल दिख रहे हैं ना, ये है राइबोसोम के कण, राइबोसोम के पार्टिकल। तो खुरदुरी अंतःजलिका में क्या पाए जाते हैं? इसमें राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। अब चूंकि राइबोसोम के कण हैं, तो इसका काम क्या होगा? तो यह प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये किसका निर्माण कर रही है? प्रोटीन का निर्माण कर रही है। ये प्रोटीन का निर्माण कर दिया, खुरदुरी अंतःपदजलिका ने प्रोटीन का निर्माण कर दिया। और हम बात करें कि और ये क्या करती है, तो यह WBC में एंटीबॉडी का निर्माण में सहायक होती है। फिर इसकी बात करें और क्या काम करती है, तो इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होती है। फिर और क्या काम है इसके? ग्लाइकोजन का संग्रह करती है। ग्लाइकोजन जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, जिसके टूटने पे हमें ग्लूकोज मिलता है और वही हमें एनर्जी देता है। तो ग्लाइकोजन का संग्रह करती है, स्टोर करती है उसको। ग्लाइकोजन को क्या करती है? स्टोर करती है, संग्रह करने का काम करती है। तो बेटा ये जो मैंने यहां पर इससे चीजें लिखी है, इन चीजों के कारण हम क्या बोल सकते हैं? इसको खुरदुरी अंतःपदजलिका
जो कि एक प्रकार से क्या ही है, अंतःपदजलिका। मतलब ये सारे काम किसके भी हो गए हैं, अंतःपदजलिका के भी हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमने बात करी खुरदुरी अंतःपदजलिका की। अब हम बात करेंगे चिकनी अंतःपदजलिका की। चिकनी अंतःपदजलिका देखते हैं उसमें क्या है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि हमने यहां पे क्या कहा कि खुरदुरी में यहां पे क्या है, छोटे छोटे राइबोसोम के पार्टिकल है। ठीक है, यहां पर है क्या, नहीं, तो इसमें राइबोसोम के पार्टिकल नहीं पाए जाते। अब चूंकि इसमें राइबोसोम के कण नहीं है और हमें यह पता है कि राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। चूंकि राइबोसोम ही नहीं है तो इसमें किसका फिर निर्माण होगा, तो इसमें निर्माण होगा कार्बोहाइड्रेट व फैट या लिपिड बोल लीजिए, लिपिड का निर्माण। ठीक, जिसका निर्माण कर दिया। और ये क्या करती है, तो खुरदुरी चिकनी अंतःपदजलिका का और क्या काम होता है, तो बेटा इसका मेन फंक्शन, अब सुनिए, मेन फंक्शन क्या होता है कि जो हमारी यकृत कोशिकाएं होती है, लिवर सेल्स, यकृत कोशिका क्या करती है, कुछ यकृत कोशिका में क्या होती है, करती है कि ये कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करती है। यकृत कोशिका में चिकनी अंतःपदजलिका कुछ ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है, जो कि शरीर में निकलने वाले कुछ हानिकारक पदार्थों को, जो कि विषैले या पॉइजनस होते हैं, उनको क्या करती है, निराविश कर देती है। मतलब उनका पॉइजन हटा देती है, घटा देती है, नष्ट कर देती है। तो यकृत कोशिका में एंजाइम उत्पन्न करती है जो शरीर में विषैले पदार्थों को निराविश करती है। ठीक, उसी प्रकार और क्या काम होता है, तो बेटा ये क्या हमारी मस्तिष्क कोशिकाओं में, हमारे जो मस्तिष्क यानी ब्रेन सेल है, तो उसमें जो फीमेल के लिए जो हार्मोन होते हैं और मेल के लिए जो हार्मोन होते हैं, उनको बनाने में भी मदद करती है। मैंने क्या कहा, मस्तिष्क कोशिका ब्रेन सेल्स जो है उसमें क्या करती है, फीमेल और मेल के जो हार्मोन होते हैं उनके निर्माण में भी क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। तो ये जो हमने यहां पर टाइप लिखे ये सारे किसके हैं, चिकनी अंतःपदजलिका के। इससे हमने क्या सीखा कि चिकनी अंतःपदजलिका की जो काम है, साथ ही साथ खुरदुरी अंतःपदजलिका की जो काम है, ये दोनों ही काम एक्चुअल में है किसके, अंतःपदजलिका के। बस उसको दो टाइप में बांट दिया है। तो हमने अभी किसका क्या क्या देखा, हमने अभी प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में डिवीजन देखा, उनके बीच का डिफरेंस देखा। साथ ही साथ हमने देखा एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के बारे में भी थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस देखा हमने। और अब एनिमल सेल के हम जितने भी सेल ऑर्गन हैं, वो प्लांट सेल्स के जितने भी सेल ऑर्गन हैं, इनके हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने केंद्रक झिल्ली और साथ ही साथ जीवद्रव्य ने प्रोटोप्लाज्म और अंतःपदजलिका के बारे में और कोशिका भित्ति के बारे में जान लिया। ठीक है, इसके बाद हम जितने भी और सेल ऑर्गन हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे।